ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। होली पर नफरती बोली वाली रेस लगातार जारी है। बिहार में जुमे की नमाज के लिए होली खेलने पर 2 घंटे ब्रेक की मांग हो रही है। कैसे त्योहारों को लेकर धर्म वाली राजनीति खेली जा रही है, ये आपको हम दिखाएंगे। यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल, शहर शहर नेता होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं। देश को बांटने वाली यह बयानबाजी क्यों नहीं रुकती, ये खबर भी आपके सामने होगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के बजट में कटौती कर दी गई है। क्या बीजेपी चुनाव में किए गए वादों से पीछे हट रही है? इसका विश्लेषण भी आपके लिए हम करने वाले हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे राबड़ी रिटर्न्स। तो सबसे पहले बात होली पर नफरती बोली वाले चैंपियंस की करेंगे, क्योंकि नफरती बोली वाले चैंपियंस की एल्बम में कुछ और नए नाम शामिल हो गए हैं। सबसे नया चेहरा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का है। दूसरा चेहरा दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह का है। तीसरा चेहरा बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का है, जो लगातार नफरती बयान देकर चैंपियनशिप में बढ़त बनाकर चल रहे हैं। इससे पहले इस एल्बम में यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह और मंत्री रघुराज सिंह भी जगह बना चुके हैं। अगर हम इन चेहरों का प्रोफाइल आपको ना बताएं तो शायद ही आप इन चेहरों की पहचान कर सके, क्योंकि देश तो छोड़िए, राज्य की राजनीति में भी इनका कद इतना बड़ा नहीं है कि जनता इन्हें पहचान सके। बीते कुछ दिनों से होली को लेकर देश में जो बयानबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो पहली बार होली मनाई जा रही है या पहली बार होली और जुमा एक साथ है। कुछ लोग व्यंग में कह रहे हैं कि अब होली मनाने को लेकर कुछ नियम बना देने चाहिए, या फिर एक त्योहार संविधान बनाया जाना चाहिए, जिसमें त्योहार मनाने को लेकर कुछ संवैधानिक नियम हो। खैर, अब बात दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान की करते हैं। होली पर नफरती बयानों वाला जो कंपटीशन चल रहा है, अंजुम आरा ने अपने बयान के जरिए उसमें एंट्री की है। अब तक होली पर दूसरे धर्म के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही थी। अंजुम आरा ने होली पर ही ब्रेक लगाने की बात कह डाली। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। अगर बिहार में किसी से पूछ लिया जाए कि ये मैडम कौन है, तो शायद वो भी अपने दिमाग पर जोर देता रह जाएगा, लेकिन नाम नहीं बता पाएगा। तो क्या इसीलिए दरभंगा में जेडीयू की मेयर अंजुम आरा ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा बयान दिया? 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के। अंजुम आरा 2 घंटे होली पर ब्रेक लगाने की बात कह रही है कि नमाज का समय आगे नहीं बढ़ा सकते, होली पर 2 घंटे रोक लग सकती है। वो इनसे पूछे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तय करने वाली आप होती कौन है? कोशिश होनी चाहिए कि होली जुमे के दिन भाईचारा बना रहे। उल्टे ऐसे नफरती बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि ऐसे नेताओं की हिम्मत सिर्फ बयान देकर भाग निकलने की होती है, क्योंकि जब एबीपी न्यूज ने इनसे सवाल पूछे तो ये तुरंत माफी भी मांगने लगे। मैंने कहा, बार बार यही बात कहा कि मैं चाह रही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा टाइम को बढ़ा दिया गया है। उसमें कोई अनुचित बात मैंने नहीं कही है। ठीक है, अगर किसी को तकलीफ पहुंचा है तो मैं उसमें खेद व्यक्त करती हूँ। अंजुम आरा ने तो बयान दिया, फिर बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन उनके मुंह से निकले ये शब्द चुनावी साल में बीजेपी जेडीयू के बीच दरार खड़ी कर गए। हालांकि लगता है नफरती बयानों वाला ये कंपटीशन बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ही जीतेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा भड़काऊ और जहरीले बोल किसी और के पास नहीं है। अंजुम आरा के बयान पर उन्होंने गजवाए हिंद, आतंकवादी मानसिकता, आग लगाने की कोशिश जैसे भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे जहरीली भाषा बोलने वाले उनके दूसरे प्रतिद्वंदी सोच में पड़ गए हैं। उनके पास नई नफरती लकीर खींचने के लिए शब्द नहीं है। पहले आप हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान सुनिए। दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है?
वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। दरअसल ऐसे बयानों का मकसद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है, अपने अपने वोट बैंक को साधना है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, जेडीयू को मुस्लिम वोट की जरूरत है, इसलिए उसके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी इनसे असहज हो रही है। यही वजह है कि अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ती नजर आ रही है। का राज है ना, उनका का राज में यही लोग बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना, धमकाना मत निकलेगा, है नहीं निकलेगा। अब इकट्ठा चलिए ना, रोकिए तब। आपको हिंदू के पर्व से अगर नफरत है तो आपकी आतंकी मानसिकता नहीं चलेगी। जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते भारत छोड़कर जाते। सबको होली खेलने का अधिकार है। आप अपना जुम्मा का नमाज अगर रोक सकते हैं तो रोकें। हास्यास्पद बयान देने से बचें और एक सकारात्मक संदेश इस पूरे बिहार में जाए कि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, मिलजुल कर हर पर्व हर त्योहार मनाते हैं। नफरती, भड़काऊ, जहरीली और ऊल जुलूल बयानबाजी का यह सिलसिला यूपी से बिहार होते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा। इसके अलावा इसकी रेंज बंगाल तक जाती दिख रही है। वहां भी बांटने वाले बयानों की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में शकूर बस्ती से चुनाव जीते बीजेपी के नए नवेले विधायक हैं कर्नैल सिंह। आपने नाम सुना होगा लेकिन शायद ही इन्हें पहचानते होंगे। ये भी खुद को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की रेस में जुट गए हैं, लेकिन हिंदुत्व पर चलने की होड़ में भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है, आपके 52 बार शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें। अब तो बस हद हो गई है। कोई भी नेता उठता है सुर्खियां बटोरने के लिए कट्टर वाली बोली बोलने लगता है। क्यों कर्नैल साहब, क्या भाईचारा कायम रखने की जिम्मेदारी सिर्फ देश के मुसलमानों की है? अगर एक हिंदू को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने का अधिकार है तो क्या एक मुस्लिम को जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है? आपने संविधान की शपथ ली है, आपके लिए सब धर्म बराबर हैं। आप कैसे किसी एक धर्म के लोगों को घरों में बंद रहने की नसीहत दे सकते हैं? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको अपना चेहरा न्यूज चैनलों पर चमकाना हो, इसलिए ऐसे बयान की जरूरत हो। सिर पे टोपी पहन के सेवियां खा के डबल राजनीति करते हैं ना। हमारा होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, हमें मनाने दीजिए। कि आपको रंग लगने से आपके धर्म पे प्रहार होता है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस साल वो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें। दिल्ली में 26 साल बाद आपकी सरकार बनी है। आपका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जरूरी मुद्दों की तरफ होना चाहिए। बजाय इसके ध्यान भटकाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना है। अपने अपने त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। उसमें हम, आप या कर्नैल सिंह कोई भी हो, क्यों उसको बोलने का क्या अधिकार है? कई बार जुम्मा आया, कई बार होली हुई, कुछ नहीं हुआ। छोटे मोटे नेता हैं जो चाहते हैं कि बवंडर हो और हेडलाइन में हम टीवी के पट्टी पर आएं, ये उसी का ड्रामा। सवाल तो ये भी बनता है कि शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों इन्हें इस तरह के बयान देने से रोका नहीं जाता? क्या ऐसे बयान देश के अमन चैन के लिए खतरा नहीं है? देश में होली के रंगों से ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बोली के रंग उड़ रहे हैं। त्योहारों के नाम पर नफरत की राजनीति के बीच बंगाल में मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंकने की बात की जा रही है। ये बयान दिया है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने। उधर सीएम ममता बनर्जी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है क्योंकि ये रमजान का महीना है और इन्हें पसंद नहीं है। बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज है। इतना मुस्लिम के लिए एलर्जी है तो एक काम करो ना भाई, क्यों मुस्लिम विधायक बोलो, देश से नरेंद्र मोदी को बोलो, सब मुस्लिम को हम निकाल देंगे इंडिया से। तो वो छोटा बात बोले हैं, क्या करते हैं 26 में हम लोग सरकार आने के बाद, आप देखते रहिए। इलेक्टेड एमएलए जो जाते हैं, किसी का बाप का क्षमता नहीं है ये हमको असेंबली से उठा के बाहर फेंक। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स को
असेंबली के अंदर जिस तरीके से बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, उनके तरफ जैसे दौड़ के आते हैं लोग, जैसे गुंडा दौड़ के आते हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने ऐसा बोला होगा। बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही इस नफरती बयानबाजी के बीच पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने दिल्ली में जहाने खुसरो कार्यक्रम में दिया था। होली जुमे पर देश को बांटने वाले बयान दे रहे बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी, हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। सुना आपने, बीजेपी के नेता पीएम मोदी की ही बात नहीं मान रहे। वैसे भारत की बात के फोकस से देखें तो त्योहारों का चरित्र सबको साथ जोड़ना है, ना कि लोगों को बांटना। चाहे वो होली हो, जुमा हो या रमजान हो, सबसे जरूरी है कि समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए। अपने विश्लेषण को हम नजीर बनारसी के इस शेर के साथ खत्म करना चाहते हैं। बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, सफाई दिल में रहे आज चाहे जैसे रहे। गुबार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे, अबीर उड़ती है बनकर गुबार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, होली के दिन संभल में जुमे की नमाज का वक्त बदला गया है। संभल में अब दोपहर 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। आमतौर पर संभल में 1:30 बजे जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली के मद्देनजर वक्त बदल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लाडली बहना योजना के बजट में कटौती की गई है। आज मोहन यादव सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कुल 4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट की बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की फ्लैगशिप स्कीम लाडली बहना योजना के फंड में कटौती कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना को लेकर भी महायुति सरकार कंफ्यूजन में नजर आ रही है। योजना की राशि को लेकर अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली योजना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव में महिलाओं से किए गए वादे पर अब बीजेपी का इरादा बदल गया है? आखिर क्यों बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं से जुड़ी कैश स्कीम के मुद्दे पर राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में महिला को कैश देने के जो वादे किए गए थे, पार्टी उन वादों से पीछे हटती हुई क्यों नजर आ रही है? मध्य प्रदेश इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए कुल 18,669 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछली बार इसी योजना के लिए बजट 18,984 करोड़ रुपए था। यानी इस बार लाडली बहना योजना के बजट में 315 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। इस कटौती को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिवारों को सोच का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने आज बजट पेश कर दिया। सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हर वर्ग का ख्याल रखा गया? इस बजट में सबसे बड़ा खेल तो लाडली बहन योजना के साथ हुआ है, जिनके बजट पर कैंची चला दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अब भी इसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल प्लान बनाया है, जैसे पिछले वर्ष में हमने अपनी सभी योजनाओं को, जो पूर्व संचालित योजना है, किसी में कटौती नहीं की बल्कि राशि बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1250 की आर्थिक मदद मिलती है। इस बार के बजट से महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार इसमें कुछ बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। राशि तो बढ़ी नहीं, बल्कि योजना के बजट से 315 करोड़ रुपए की कटौती जरूर कर दी गई, जिससे महिलाएं भी निराश हैं। राशि तो बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था बढ़ाएंगे 2 से 3 हजार रुपए तक, पर अभी भी कोई मतलब बढ़ाई नहीं। उन्हें वादा किया था वो तो निभाना चाहिए। 1250 मिल रहे हैं, बोल रहे थे कि 3000 कर देंगे, अब तक 3000 नहीं करे, 1250 ही मिल रहे हैं। अभी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने में प्रदेश की महिलाओं का बड़ा रोल रहा था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से सबका मन उखड़ा हुआ है। विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लाडली बहन
ये तो साफ दर्शाता है। तो अब दरकिनार कर रहे हैं लाडली बहना को। अब बहना भविष्य में इनके लिए लाडली नहीं रह जाएगी। तो याद रखिएगा, वोट की चोट से ये लाडली बहना अब आपको सबक सिखाएगी। वैसे ये सिर्फ बीजेपी शासित एक राज्य की कहानी नहीं है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक लाडली बहनों से किए गए वादे अधूरे ही पड़े हैं। दिल्ली में महिला सम्मान समृद्धि योजना के तहत बीजेपी को महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देनी है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने अभी तक पहली किश्त भी नहीं भेजी है। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ लाडली बहन योजना के तहत सरकार को 2100 रुपए देने थे, लेकिन अकाउंट में सिर्फ 1500 रुपए ही आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने बहनों के साथ खेला कर दिया है, जहाँ योजना के बजट में ही कटौती कर दी गई है। मध्य प्रदेश पर 4,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब सवाल है कि इतना कर्ज होने के बाद भी चुनाव के समय बीजेपी ने फ्रीबीज योजनाओं का ऐलान क्यों किया था? क्या सिर्फ वोट के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान हुआ? हमने कहा था कि हम बहनों को 1000 रुपये महीने से लाडली बहना की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे 250 रुपये बढ़ाकर वो 3000 तक लेकर जाएंगे। हमारी बहनों के साथ जो वादा किया है उसको आने वाले समय में हमारी सरकार पूरा करेगी। जैसा हमने वादा किया था स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का, वैसा ही बढ़ाएंगे। लाडली बहना योजना के बजट में कटौती की बात पर मोहन सरकार को सांप सूंघ गया है। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बहनों का बजट बढ़ाने के बजाय छीन क्यों लिया गया। दरअसल मुद्दा सिर्फ लाडली बहना योजना के बजट में कटौती करने का नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि उन महिलाओं की संख्या में भी कटौती हुई है जो इस योजना का लाभ ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इनके मुताबिक सितंबर 2023 में लाडली बहना योजना का लाभ पाने वाली 21 से 35 वर्ष की महिलाओं की संख्या 59 लाख से ज्यादा थी, लेकिन फरवरी 2025 में उनकी संख्या घटकर 58,86,000 के करीब रह गई। 25,000 से ज्यादा महिलाओं का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। इसी तरह 36 से 50 साल की महिलाओं की बात करें तो सितंबर 2023 में योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या 53,75,000 से ज्यादा थी, लेकिन फरवरी 2025 में इनकी संख्या 53,43,000 के पास रह गई। जबकि करीब, ये बता दूं मैं आपको, इसके बाद 32,000 महिलाएं इस लिस्ट में कम हुई हैं। सबसे ज्यादा अंतर 51 से 60 साल वाली महिलाओं के एज ग्रुप में दिखा। सितंबर 2023 में योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी, लेकिन फरवरी 2025 में घटकर 14,25,000 के करीब रह गई। करीब 3,30,000 से ज्यादा महिलाएं कम हो गई। मध्य प्रदेश के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3,19,991 महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाने की वजह से उनका नाम इस लिस्ट से हटाया गया, जबकि 15,740 महिलाओं की मृत्यु हो जाने की वजह से उनका नाम लिस्ट से हटाना पड़ा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की वजह से राज्य सरकार धीरे धीरे महिलाओं के नाम समग्र पोर्टल से भी हटा रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की ओर से भेजे गए प्रेस नोट में समग्र पोर्टल से 58 महिलाओं के नाम हटाए जाने का जिक्र है। ये प्रेस नोट 10 फरवरी का है। इसी तरह बैतूल जिला कलेक्टर के प्रेस नोट में 169 महिलाओं को लाडली बहना योजना से हटाए जाने की बात लिखी है। बैतूल जिला कलेक्टर का यह प्रेस नोट इसी साल 13 जनवरी का है। वैसे तो राजनीति में वादे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं इन वादों पर संकट दिखने लगता है। सरकारें आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहती हैं और उसके बाद कटौती शुरू हो जाती है। दिल्ली हो या पंजाब या फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां जनता से किए गए वादे अधूरे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को ही उठाना पड़ रहा है। ऑलरेडी है, भांगा पी के आते हैं, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बताओ 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार की महिला का अपमान हुआ ना, नहीं हुआ। महिला एगो हम ही नहीं हुआ है, सब महिला है। एक लालू यादव पर बोलते हैं, अरे लालू यादव पर बोलते हैं, अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं, बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है।
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की हुंकार सुन रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि राबड़ी देवी ने अकेले ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राबड़ी देवी बेहद आक्रामक नजर आ रही है। राबड़ी नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ताजा मामला बुधवार को बिहार विधान परिषद के भीतर का है, जब सीएम नीतीश कुमार के एक बयान को राबड़ी देवी ने महिलाओं का अपमान बताया और सदन के बाहर ही पार्टी के नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी आरजेडी का युवा चेहरा है और पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, वो आरजेडी की रणनीति का अहम हिस्सा लग रहा है और राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेज चर्चा होने लगी है कि राबड़ी फिर से लौट आई। ये बिहार की उस इकलौती महिला मुख्यमंत्री की कहानी है जो चक्की चलाना भी जानती हैं और पति की गैर मौजूदगी में सरकार चलाना भी। स्वागत आप देखो कि अभी को साड़ी मिल गया, बीस घर गए थे। पूरा राघोपुर में हमारा क्षेत्र में पूरा साड़ी से टाल लग जाता है कि साल 2 साल तक हम पहनते रहते हैं, वही साड़ी खरीदना नहीं पड़ता है। और खाने के लिए लजीज व्यंजन, खाने के भी देखिए मन मिठाई केला सब चावल खोइछा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, साड़ी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद राबड़ी देवी की ये वो तस्वीरें हैं जिनसे हिंदुस्तान की तमाम गृहिणियां खुद को जोड़ती हैं, खासकर बिहार की धरती पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला सीएम की स्टोरी है जिसमें ट्विस्ट भी हैं और ढेर सारे सरप्राइज भी। अब माफी मांगा है, माफी मांग के गया है कि दिल्ली के इशारा पर हम लोग आए हैं मैडम, तो हम लोग को शर्मिंदा है कि हम आपके दरवाजा पर आए, वो लोग के काला पर अब कुछ नहीं मिला है। नहीं, हमारा पर तो कोई आरोप नहीं है, कोई चीज का आरोप नहीं है। ट्विस्ट और सरप्राइज की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राबड़ी देवी रिटर्न्स क्यों कहा जा रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना, आपका घर के लोग हम लोग आए काम किया आप लोग। तस्वीरें बुधवार को बिहार विधान परिषद सदन की हैं, जब कार्यवाही के दौरान नीतीश और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है, हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? लेकिन बयान पर वार पलटवार के बीच गुस्सा भी बढ़ता गया और शब्दों में तल्खी भी बढ़ती चली गई। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। नीतीश ने राबड़ी के साथ हुई बहस को 2005 से पहले लालू के राज से जोड़ा और फिर राबड़ी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना लिया। हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था, जब कोई काम नहीं करता था हटाए। सदन के बाहर ही नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपराधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को खुली छूट देना बंद करो। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं,
अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। सदन के भीतर नीतीश गरजे तो सदन के बाहर राबड़ी देवी ने मोर्चा खोल दिया। ये उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूटते रहता है, इसे बोलिए इसे, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। समझ रहे हैं आप, राबड़ी देवी ने सिर्फ नीतीश को नहीं घेरा बल्कि महिला अपमान के मुद्दे से शुरू किया हमले का सिलसिला नीतीश के करीबियों से होते हुए बीजेपी तक पहुंच गया। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें, ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों होली को लेकर के चल रहा है ना? गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, बिहार सरकार गुंडा का राज है, तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना, धमकाना, मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तब। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, चुनाव बहुत दूर नहीं है और इसीलिए बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। नीतीश महिलाओं के लिए काम का हवाला दे रहे हैं तो आरजेडी महिला अपमान पर उनसे जवाब मांग रही है। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी के आक्रामक होने का ये कोई पहला मौका नहीं है। राबड़ी बार बार अपने बयानों से बता रही हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा पर बवाल हुआ तो भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी प्रहार करने सामने आई थी। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में सीधी नोकझोंक हो रही है, दूसरी तरफ चंद रोज पहले ही आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को अपने पाले में आने के लिए न्योता दे रही थी। पहले तो बीजेपी का छोड़ेंगे तब ना हम लोग साथ आएंगे, पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी कुमार के संगे आएंगे हम लोग। वैसे पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार को इससे पहले लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती तक आरजेडी के साथ आने का न्योता दे चुके हैं। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला, वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। एक तरफ लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे पोस्टरों के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हारा नेता साबित करने की मुहिम छेड़ रखी है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। तो हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी के दिल लद गए हैं। अब जो है आश्रम वाश्रम जाकर के खोल करके जाकर के प्रवचन करना चाहिए। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि अब
बिहार चलाने लायक योग्य रहे, मुख्यमंत्री की पद की गरिमा है। अब सवाल ये है कि क्या राबड़ी देवी को किसी खास रणनीति के तहत बिहार के राजनीतिक मैदान में उतारा गया है? क्या राबड़ी का अचानक एक्टिव हो जाने के पीछे कोई खास मैसेज है? तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि बिहार में 6 से 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू यादव बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को हराने के लिए तेजस्वी अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश की जीत पे बिहार की महिलाओं का बड़ा हाथ माना जाता है। महिलाओं को नीतीश का साइलेंट फोर्स कहा जाता है और मुमकिन है कि इसी महिला वोट में सेंधमारी के लिए आरजेडी ने राबड़ी को आगे कर दिया है। तस्वीरें 8 मार्च की हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने माई बहन महासम्मेलन का आयोजन किया था। महिलाओं के सम्मान वाले इसी मंच से राबड़ी देवी ने बिहार में तेजस्वी का साथ देने और आरजेडी की सरकार बनाने की अपील की थी। जो कहते हैं करते हैं, हम वोट करते हैं, एकजुट होकर आने वाला चुनाव में इनको सरकार बनाने के काम करेंगे। राबड़ी देवी के बाद जब उनके बेटे तेजस्वी यादव मंच पर बोलने के लिए आए तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा, खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 47% से ज्यादा महिला मतदाता है। अगर महिला वोटर एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट देती है तो समझिए आधा बिहार साध लिया। और 2010 से लेकर 2015 और 2020 बिहार विधानसभा के तीनों चुनाव में ये साबित हो चुका है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा मिले। महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाया है। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब नीतीश के पाले में जाने वाले इस महिला वोट को काटने के लिए राबड़ी देवी आक्रामक तरीके से अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। रोज लूटमार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज अपहरण बलात्कार रोज हो रहा है। सरकार निकम्मा सरकार है। सरकार अपने से नहीं सरकार चाहिए, वोट से बीजेपी सरकार चला रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। राबड़ी देवी नीतीश के खिलाफ ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा तक दर्ज हो गया था। कौन है? नीतीश कुमार और क्या है? सब लोग जानता है, हर जगह नीतीश कुमार का हाथ पकड़े रहता है। इसीलिए नीतीश कुमार लेकिन जिस राबड़ी देवी को आज पूरा देश जानता है, उनकी राजनीति में एंट्री बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी और उनका जेल जाना तय हो गया था। लालू यादव को सीएम की कुर्सी छोड़नी थी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठाया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। राबड़ी देवी खुद भी सीएम का पदभार संभालने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को घर तक ही समेट रखा था। लेकिन चौथी पास राबड़ी देवी के हाथ में पूरे राज्य की बागडोर आ चुकी थी। सरकार को जो विकास का काम सब पड़ा हुआ है, तेजी लाने के काम करेंगे हम लोग। और जो गरीबों को जमीन देने के बाद है उस पर ज्यादा हम लोग जोर देंगे। जल्दी जितने जल्दी हो जाए जमीन गरीब को देने के लिए हम लोग उस पर जल्दी कार्रवाई करें। सर हम लोग बहुत अच्छा से सोच समझ के काम करेंगे और गरीबों के लिए हम लोग जो रखा करेंगे
डट के करेंगे। राबड़ी देवी का ये बयान 26 साल पहले 1999 का है, जब राबड़ी देवी राजनीति की दुनिया के लिए नई थी और सियासत की बारीकियों को सीख रही थी। लालू यादव की तरह धुन की पक्की राबड़ी देवी ने भी जल्द ही राजनीति को भी समझ लिया और कुछ सालों के भीतर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव करने लगी। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, 2 बार बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन साल 2000 में जब मुख्यमंत्री बनी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2005 के बाद से राबड़ी राजनीति में ऑन ऑफ तरीके से दिखती रही है, लेकिन इस बार वो हर मंच पर दिखाई दे रही है। मतलब ये कि बिहार चुनाव के लिए पूरा लालू परिवार जी जान से जुट गया है। अब इसका फायदा आरजेडी को कितना होगा, ये चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।